अस्सलामुअलैकुम। मेरी फैमिली का एक पुराना, खूबसूरत लेकिन हमेशा से थोड़ा सा पुरसरार घर रहा है, जो कराची के क्लिफ्टन के समंदर के किनारे पर है। ये घर समंदर के बिल्कुल करीब इस तरह था कि जब रात को लहरों की आवाज़ें आती थीं तो हमें उसकी गूंज कमरों तक महसूस होती थी। हवाओं का झोंका हमेशा नमकीन था और इस घर की एक अजीब सी शनाख्त थी। लोग कहते थे कि ये जगह दूसरे घरों से मुख्तलिफ है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आती। सालों तक यहाँ ऐसे वाक़यात होते रहे जो समझ से बाहर हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे चाबियाँ, किताबें या बर्तन अचानक गायब हो जाते और फिर बिल्कुल अलग और अजीब जगह पर दोबारा मिलते, जैसे किसी ने जानबूझकर रख दी हो यहाँ पर। कभी कभी दरवाजे खुद ब खुद ज़ोर से खुल जाते या बंद हो जाते। ऐसा लगता है जैसे कोई नज़र ना आने वाली कुव्वत उन्हें हिला रही हो। बिजली के बल्ब अचानक से फट जाते, लेकिन ना तो वो वोल्टेज का मसला होता और ना ही कोई वाजिया वजह। मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि इस सब के पीछे मेरे मरहूम दादा की रूह है, क्योंकि मैं छोटा था और इन चीज़ों पर शायद उस वक्त यकीन करता था। उनको ये घर काफ़ी पसंद था। जब भी हम क्लिफ्टन की तरफ जाते थे वो हमेशा यहाँ रुककर लम्हे गुजारते, अपने दोस्त बुलवाते या तो बस मंदिर की तरफ देखते रहते और सोचते रहते। उनका ज़्यादा वक्त इसी घर में गुजरा था और उनकी वफ़ात के बाद मुझे अक्सर लगता था कि शायद वो अब भी इस जगह का हिस्सा हैं, जैसे उनका दिल यहाँ ही अटका हुआ हो। लेकिन जब भी मैं ये बातें घर वालों से करता, वह मुस्कुरा कर इसे मेरी जहनी सोच या बस पुराने घर की अजीब हरकतें कह कर टाल देते थे। उनके लिए ये सब एक पुराने घर की खासियत थी, लेकिन मेरे लिए ये अक्सर दिल को हिलाने वाले वाक़यात थे। बहुत अरसे तक मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ जो ये सब महसूस कर रहा हूँ, जैसे कोई छुपी हुई दुनिया सिर्फ मुझे दिखाई देती हो और किसी को नहीं। मगर ये सब तब बदल गया जब एक गर्मी के मौसम में मेरे वालिद ने डिसाइड किया कि घर की पुरानी दीवारें और स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत करवाया जाए। उन्होंने एक ठेकेदार बुलाया जो पुराने घरों की मुरम्मत का माहिर था। उस दिन मैं वहाँ नहीं था, लेकिन बाद में जो बातें पहुँची वो पूरी फैमिली के लिए हैरान कर देने वाली थी। ठेकेदार ने जो देखा, जो महसूस किया, उसने सबके तसव्वुरात हिला दिए। फैमिली का रवैया बदल गया और मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सच में अकेला नहीं था। ठेकेदार ने मेरे वालिद को बहुत घबराहट और परेशानी के साथ फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में वो खौफ साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा कि जब वो ड्राइंग रूम में अपनी लकड़ी काटने का आले के साथ काम कर रहा था, तभी एक अजीब और समझ से बाहर वाक़या हुआ उसके साथ। वो अपने काम की रूटीन में मसरूफ़ था, लकड़ी का भूर उड़ रहा था और अचानक उसने देखा कि उसका सबसे ज़रूरी आला जो उसके पास ही रखा था गायब हो गया। पहले उसने समझा कि शायद उसने कहीं रख दिया होगा या ध्यान में नहीं कि वो कहाँ रख कर भूल गया, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसका रंग उड़ गया हो जैसे। उसने पूरे घर का कोना कोना तलाश कर लिया, ड्राइंग रूम में, वरांदे में, हत्ता के स्टोर रूम तक देख लिया। हर शेल्फ, हर टेबल, हर जगह देखी, लेकिन वो आला कहीं नज़र नहीं आया। फिर जब वो थोड़ा थक कर बैठा, उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग घूम रहा है, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि एक दफ़ा पूरा घर ऊपर से नीचे तक दोबारा देखूं। और जब उसने दोबारा तलाश शुरू की तो उसका वो आला एक ऐसे कमरे में पड़ा मिला जहां वो उस दिन आया तक नहीं था। वो कमरा बंद नहीं था, लेकिन वहां किसी का जाना भी मुमकिन नहीं था। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि वो आला बिल्कुल सीधा उस जगह पर रखा था और ऐसे रखा हुआ था जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रख दिया हो। इस वाक़ये ने ठेकेदार को हिला कर रख दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक पुराना घर का मामूली मसला नहीं था। उसकी सांसें तेज़ हो चुकी थीं और उसने फ़ौरन मेरे वालिद को फ़ोन किया था। उसकी आवाज़ में वो खौफ और परेशानी इतनी कि मेरे वालिद ने पहले ही बाद में समझ लिया कि कुछ गलत है। उसने सीधा कहा, सर मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, ये जगह ठीक नहीं लगती मुझे, यहाँ कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है। ये बात सुनकर मेरे वालिद पहली दफ़ा चुप हो गए थे। उन्होंने हल्का सा थमकर जवाब दिया, जैसे वो भी अपने दिल का राज छुपाए बैठे हों।
तब उन्होंने माना कि वो भी कुछ ऐसे वाक़यात महसूस कर चुके हैं जो समझ से बाहर हैं। दरवाज़ों का खुद से खुलना, बल्ब का फटना और चीज़ें गायब होकर अलग जगह मिलना, ये सब उन्होंने खुद महसूस किया है, लेकिन कभी खुली आंखों से एक्सेप्ट नहीं किया। ठेकेदार के लफ्ज़ों ने उनके जहन का दरवाज़ा खोल दिया हो जैसे, और पहली दफ़ा पूरे घर के लिए ये राज खुलने लगा कि शायद इस जगह में वाकई कुछ और भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। मुझे उस दिन सच में बहुत हैरानी हुई जब मेरे वालिद ने पहली दफ़ा खुले अल्फाज में ये बात कबूल की कि क्लिफ्टन के इस समंदरी घर में सालों से अजीब और समझ ना आने वाले वाक़यात होते रहे हैं। उनका लहजा संजीदा था इस वक्त, जैसे वो कोई बहुत पुरानी बात अपने दिल से निकाल रहे हों। उन्होंने कहा कि वो हमेशा इसलिए चुप रहे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इससे फैमिली को कोई परेशानी हो या वो घबरा जाएं या किसी पर अननेसेसरी खौफ तारी हो। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें पागल समझें या बेवकूफ़ समझें। वो एक प्रैक्टिकल इंसान थे और उनके लिए ये तस्वुर भी अजीब था कि लोग उनकी बातों पर हंस दें या समझे कि वो बस कहानियाँ सुना रहे हैं हमें। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये पहली दफ़ा नहीं था कि किसी काम करने वाले ने घर छोड़ दिया हो काम करने से। पहले भी कुछ मज़दूर आए थे जो दीवारें पेंट करने या मरम्मत के लिए रखे गए थे, लेकिन वो अक्सर आधा काम करके ही भाग जाते थे बिना किसी वजह के। कुछ ने बहाने बनाए कि उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया अच्छा, लेकिन बाद में उनके अल्फाज से लगता था कि वो यहाँ किसी अजीब बेचैनी या डर से गुजरे हैं। एक मज़दूर ने चुपके से कहा कि उसे यहाँ अकेला रहकर लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके आसपास कुछ महसूस होता है उसे, और रात के वक्त घर का पुराना वुडन फ्लोर पर कदमों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। ये बातें मेरे वालिद के जहन में थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी। लकड़ी काटने वाले आले का वाक़या जो सब ने सुना था हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। वो एक ऐसा लम्हा था जहाँ सबको यकीन हो गया कि मैं जो इतना अरसे से कह रहा हूँ वो सिर्फ मेरे ख़यालात नहीं हैं बल्कि हकीकत है। उस दिन घर के तमाम अफराद के चेहरों पर वो एक सवाल था, ये सब हो क्या रहा है आखिरकार। हम सब ने मिलकर सोचा और ये बात समझ आई कि इस घर की सबसे गहरी यादें मेरे दादा से जुड़ी हुई हैं। ये घर उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनकी आज़ादी का कोना था, वो जगह जहाँ वो समंदर की हवाओं का मज़ा लेते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे, ये बस खामोशी में सोचा करते थे। हर दीवार, हर कमरा उनकी गुजरे हुए लम्हों का गवाह है। शायद इसीलिए उनके दिल इस जगह से जुड़े हुए थे और उनका जज्बा इतना गहरा था कि मौत के बाद भी वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। या ये सिर्फ हमारा ख्याल था? दुनिया में और भी ऐसी कई मखलूक हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन होती ज़रूर हैं। ऐसे महसूस होता है कि उनकी रूह अब भी इन दीवारों के दरमियान छुपी हुई है, उन यादों को संभाले हुए जो वो दुनिया में छोड़ कर गए थे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शोहर के साथ मैं 25 साल की ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ और फिर 25 साल बाद हमारे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। ये वाक़या उस 2 मंजिला घर का है जो मेरे शोहर के पास शादी से पहले था और जो एक कराची के पुराने इलाके में था। रात का वक्त था, आधी रात गुजर चुकी थी और पूरा एरिया खामोश था। ना सड़कों पर ट्रैफिक थी, ना किसी तरह का शोर शराबा। पड़ोसियों में भी कोई ऐसी आदत वाला नहीं था जो शोर मचाए। गलियां सुनसान थी और हवा में वो खामोशी थी जो सिर्फ रात को महसूस होती थी। हम दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे जब हमें एक आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की सी बेचैनी की आवाज़ जो खामोशी को चीर रही थी। बहुत धीमी मगर वाजिया, एक छोटी सी लड़की की आवाज़ जो फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे वो कह रही हो कि अम्मी। मेरा जिस्म एकदम सख्त हो गया, दिल तेज़ धड़कने लगा और दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या सुना मैंने। पहले तो मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद ये मेरा वहम हो या दिमाग का कोई पुराना ख्याल, लेकिन फिर बिल्कुल एक वक्त पर मेरा शोहर ने भी मेरी तरफ रुख किया। उसका चेहरे पर भी वही खौफ था जो मेरे अंदर था।
धीमी मगर घबराहट भरी आवाज़ में पूछा उसने। मेरा दिल जैसे घबराने लग गया हो। मुझे यकीन करना था कि मैं पागल नहीं हो रही। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुमने क्या सुना? और जैसे ही ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला मुझे अफसोस हुआ। उसका जवाब सुन के मेरी रूह तक कांप गई। मेरे शोहर ने कहा, एक छोटी लड़की कह रही है जैसे, अम्मी। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो उस वक्त अपनी नानी के घर रुकने गई हुई थी वीकेंड पर, जो कि लाहौर में है। घर पूरा खाली था, सिर्फ हम दोनों थे घर में। हमने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन वो आवाज़ का तस्वुर अगले 3 साल तक हमें सताता रहा। उस घर, उन 3 सालों में हमारी ज़िंदगी उस घर में अजीब सी बन गई। लगता था जैसे उस वाक़ये ने सब कुछ बदल दिया हो। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे वाक़यात हम खुद महसूस करने लगे, या हमारा एक जहन बन गया ऐसा कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं रखी थी और ये कहाँ से मिल रही है हमें। खुद चीज़ों के गिरने का महसूस करना। हम दोनों के दरमियान अक्सर बहस होती रही इस बात, और वो भी बहुत शिद्दत वाली। छोटी बातों पर भी बड़े झगड़े हो जाते थे हमारे। खुदा का शुक्र था कि कोई बुरी चीज़ नहीं हुई हमारे साथ, मगर जज्बाती तौर पर हमारा रवैया वापस में बदलने लगा था। घर का माहौल हमेशा भारी लगता था और मुझे हमेशा अजीब सी तंगी महसूस होती थी इस घर में, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। ये घर तो ठंडा ही लगता था मुझे। उस घर की हवा भारी और दबाव वाली लगती थी, जैसे कुछ बोझ हमेशा मंडला रहा हो यहाँ पर। आखिर 3 साल के मुश्किल वाक़यात के बाद हमने वहाँ से शिफ्ट करने का फ़ैसला किया। आज भी वो घर वहाँ मौजूद है, लेकिन नया है। नए मालिक ने उसे रेनोवेट करवा दिया है। शायद उनका ये फ़ैसला बेहतरीन था, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा रवैया भी आपस में बिल्कुल ठीक है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या उस घर में अब भी वो साया मौजूद होगा। वो घर अब मुझे वैसे ही मनहूस लगता था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे और मेरे शोहर के दरमियान बहुत से झगड़े हो चुके थे। फ़िलहाल ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मैं समझना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे तजुर्बे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुझे सच में दहशत में डाल गया। गुज़िश्ता 20 सालों से मेरा काम गाड़ियों के निज़ाम से मुतल्लिक रहा है। मैंने कई बड़ी और इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ फ्लीट मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के रोल्स निभाए हैं। एक मर्तबा मैंने हुकूमती डिपार्टमेंट के साथ काम किया। तकरीबन 2005 में पाकिस्तान के मोटरवे पुलिस ने फ़ैसला किया कि वो हाईवे पर एक ख़ास फोर्स बनाएंगे जो मोटरवे को महफूज बनाए रखे। इन अफराद को ट्रैफिक ऑफिसर्स कहा जाता था। अगर आप अब देखें तो इन्हें हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स कहते हैं। मैंने उन्हीं दिनों में उनकी फ़्लीट में इस्तेमाल होने वाली एक लैंड क्रूज़र के साथ तस्वीर भी ली थी, जो आज भी किसी मुकाबले या एंट्री में छुपाई होगी मैंने। हालांकि वो गाड़ी इस काम के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं थी, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी थी। ये कहानी मेरी नौकरी के उन दिनों के फ्रस्ट्रेशन के बारे में नहीं है। हमारे पास मुल्क भर में कई ट्रेनिंग सेंटर जहां नए ट्रैफिक ऑफिसर्स डिफेंसिव ड्राइविंग और मुश्किल सूरतों का सामना करना सिखाया जाता था। ये अक्सर पुराने अड्डे होते थे जहां रनवे पर ट्रेनिंग के लिए नक्शा बनाया जाता था और एक पुराने हैंगर में गाड़ियां रखी जाती थीं। पंजाब के इलाके मियांवाली के पास एक छोड़े हुए पुराने एयरफील्ड मोचीवाला एयरबेस में हम हैंगर नंबर 1 इस्तेमाल करते थे। ये एक बहुत बड़ा हैंगर था जहां 15 के करीब लैंड क्रूज़र और निसान पेट्रोल्स खड़े होते थे। उन्हें छोटी छोटी दूरियों पे पार्क किया जाता था, और फिर भी हैंगर का खौफ सिर्फ छोटा हिस्सा भर पाता था। मैं एक सुबह ट्रेनिंग सेक्शन के दरमियान वहाँ इन्वेंट्री चेक करने गया। टायर, ट्रेड, कोन्स, एमरजेंसी किट्स वगैरह। मार्च की सर्दी का दिन था। सुबह 6 बज रहे थे। मैंने एयरफील्ड के मैनेजर दानिश से चंद लम्हों के लिए गुफ्तगू की। उनके ऑफिसर की किचन में चाय बनाई और अपनी गाड़ी लेकर हैंगर नंबर 1 की तरफ निकल गया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और धुंध भी थी थोड़ी बहुत। मैंने हैंगर का बड़ा रोलर दरवाज़ा खोला, और बस इतना खोला कि मेरी अपनी गाड़ी अंदर जा सके। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ियों की कतार दीवार के साथ थी। सबके पीछे का हिस्सा दीवार की तरफ था और मुंह अंदर की तरफ। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की।
लाइट ऑन की, चाय का मग उठाया, क्लिपबोर्ड लिया और काम शुरू कर दिया। अगले 40 मिनट में मैंने गाड़ियों के टायर्स, लाइट और सामान का चेक लेना शुरू किया। जब मैं एक पाथ फाइंडर के पीछे झुका हुआ था तो कोलैप्साइबल साइन गिन रहा था, तो अचानक मुझे एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, अब कोशिश करो। ये आवाज़ बहुत नॉर्दर्न एसेंट में थी और एकदम से गूंज उठी। मेरा पहला ख्याल था ये कौन था। मैं गाड़ियों के दरमियान से गुजरा और हैंगर के सामने आ गया, लेकिन सामने सिर्फ खाली हैंगर था। मैं चीखा कोई है, लेकिन बस खामोशी थी वहाँ पर। वो खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे कानों में चीख रही हो। मेरा दिल घबरा गया। आज भी 15 साल गुजरने के बाद जब मैं इस वाक़ये को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। फिर मैंने दोबारा चीख कर पूछा कोई है वहाँ पर, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ कोई कह रहा हो कि यहाँ से भाग जा। बचपन से ही मैंने सीखा था कि अपने अंदर के एहसास पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने फ़ौरन दौड़ लगाई, चेक्ड एसयूवीज़ की लाइन के साथ भागकर अपनी गाड़ी में बैठा, रोलर डोर खोला और बस इतना कि मेरी गाड़ी निकल सके। टायर्स बारिश से गीले रास्ते पर फिसल रहे थे और फुल स्पीड से दानिश के ऑफिस की तरफ निकल गया, जो गेट हाउस के पास था। चंद महीने बाद जब मैं वापस आया तो दानिश ने बताया कि जब मैं उसके ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरा चेहरा सफ़ेद था और हाथ कांप रहे थे। मुझे याद है कि मैं आराम से चल के गया था और सोफे पर बैठ गया था, लेकिन दानिश का कहना था कि वो मुझे हाथ पकड़कर सोफे तक लेके गया था। फिर दानिश ने मुझसे पूछा तुम्हें कुछ दिखा या सिर्फ आवाज़ सुनाई दी। उसने बताया कि कुछ हैंगर्स में अजीब सी रूहानी चीज़ें होती हैं, लेकिन हैंगर नंबर 1 सबसे ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ एक जंग के असली की रिपेयरिंग हो रही थी। एक मैकेनिक प्लान के पंखे पर था और दूसरा नीचे ज़मीन पर। जब ऊपर वाला मैकेनिक ने कहा ठीक है अब चलो, तो नीचे वाले ने प्रोपेलर चला दिया। इंजन फ़ौरन स्टार्ट हो गया और ऊपर वाला मैकेनिक अपना बैलेंस खो बैठा। वो सीधा घूमती हुई ब्लेड्स में गिर गया, जो फ़ौरन उसका काम तमाम कर गई। दानिश भी ये नहीं समझ सका कि इस हैंगर में ऐसी खौफनाक हवा क्यों बसी हुई है, लेकिन मैं पहला शख्स नहीं था जो वहाँ से डर कर भागा था, और मेरे बाद भी शायद और लोग इसका शिकार हुए होंगे। मुझे अपना काम तो पूरा करना था, तो जब थोड़ा हिम्मत जुटाई तो वापस गया, लेकिन इस बार मैंने रोलर डोर खुला ही रखा और गाड़ी का इंजन चालू ही रखा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी असल में मेरे वालिद की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शेयर करना ज़रूरी है। अगस्त 2006 में मेरा ख़ानदान रावलपिंडी में एक आर्मी की कॉलोनी के अंदर एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ। ये घर एक पुराने मोहल्ले के आखिरी हिस्से में था, जो अजीबोगरीब नक्श का बना हुआ था। घर 1900 की शुरुआती दिनों का था शायद। उसका नीचे का तहखाना अंधेरे में डूबा होता था, जिसमें पुराने लोहे के लोड्स थे और वो पुराने बल्ब लगे थे जो सिर्फ छोटी सी जगह रोशन कर पाते थे। तहखाने के सीमेंट पर छोटे छोटे पाँव के निशानात बने होते थे। लगता था जैसे वहाँ कोई बच्चा हो। वो निशान ज़्यादा पाँव के बड़े तो नहीं होते थे, किसी बच्चे के लगते थे। अव्वल वहाँ हम में से कोई जाता नहीं था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक ड्राइंग और बैठक थी। दूसरी मंजिल पर मेरा और मेरे भाई का कमरा था। मैंने बड़ा कमरा लिया जिसमें अपनी घंटी लगी हुई थी, जो उस उम्र में मेरे लिए अजीब सी खुशी थी। मेरे वालिदैन ऊपर वाली मंजिल पर थे, जहाँ एक अधूरा कमरा था जिसमें पुराना फर्नीचर के टुकड़े पड़े हुए थे। एक दफ़ा हमारी आई ने मजाक में कहा कि यहाँ खून चूसने वाला भूत रहता है। न जाने उस वक्त हम बच्चे थे, हमें उसने ये क्यों कहा। एक महीने बाद एक औरत दरवाजे पर आई और उसी के एक महीने बाद एक औरत दरवाजे पर आई और अपना तारुफ करवाती हुई बताने लगी कि वो इलाका तरक्की कमेटी से है, और पूछा कि क्या हम इजाज़त देंगे कि ये घर उनका सालाना भूत टूर में शामिल हो सके। ऐसा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो घर एक ओल्ड वाइब देता था। उसने कहा कि ये घर हमेशा टूर का हिस्सा रहता है क्योंकि यहाँ एक रूह रहती है। मेरे वाली ने कहा कि हम नए आए हैं और हमें अभी तक कोई ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ,
तो हम इसे कैसे माने। औरत ने हैरानी से कहा कि अक्सर एक महीने में वो रूह नज़र आ जाती है किसी ना किसी को। वाली ने शफकत से मना कर दिया और हम इसे टूर का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ये भी कह दिया। उस वक्त हम अभी सामान खोल रहे थे उस घर का। बहुत सी चीज़ें गैरेज में रखी हुई थी जो नीचे जाने के लिए जो तय खाना था उसकी सीढ़ियों के पास पड़ी हुई थी। उस वक्त वालिद ने देखा कि गैराज का बल्ब बंद है। वो उसे चेंज करने गए। जैसे ही वो बल्ब को हाथ लगाते हैं बल्ब अपने आप जल जाता है। वालिद ने समझा शायद ढीला हुआ होगा और हाथ लगने से चल गया। वो नीचे उतर के सीढ़ी रख देते हैं। जैसे ही वापस आते हैं बल्ब फिर बंद हो जाता है। वो फिर से सीढ़ी लगाते हैं, बल्ब दोबारा अपने आप ऑन हो जाता है। इस दफ़ा वाली ने गुस्से में ऊपर देखकर जोर से कहा, बस करो, मजाक बंद करो। बल्ब जला और फिर कभी बंद नहीं हुआ जब तक हम वहाँ ना रहे। अगले 10 महीने में घर में अजीबोगरीब चीज़ें होती रहीं। रेडियो अपने आप बहुत ज़ोर से स्टैटिक पर चलना शुरू हो जाता। तहखाने में कुछ कमरे ऐसे थे जहाँ हमारा कुत्ता कभी नहीं जाता था। जब भी ऐसा होता हम कहते कि वो शायद रूह वहाँ है। जानवरों को कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। धीरे धीरे हमें पता चला कि इस घर का बहुत पुराना खौफनाक तारीखी रिकॉर्ड है। हमने बहुत ही कहानियाँ की एक किताब भी ख़रीदी जिसमें हमारा घर भी लिखा था। उस किताब में एक लड़की का जिक्र था जो कहती थी कि उसकी दोस्ती एक रूह से हो गई। फ़िलहाल अभी ये कुछ महीने पहले का वाक़या है कि मैं अपनी वालिदा के साथ किचन में बैठा हुआ था। घर में वालिद साहब नहीं थे, मेरा भाई नहीं था, मैं और मेरी वालिदा ही थे सिर्फ। इतने में ही हमें ड्राइंग रूम से कुछ गिरने की आवाज़ें आती हैं। हम दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो कोई चीज़ गिरी भी नहीं होती, सारी अपनी अपनी जगह पर होती हैं। लेकिन जैसे ही हम दोनों वापस किचन में आते हैं, किचन के सारे ड्रॉवर्स खुद ब खुद खोले होते हैं। न जाने वो किसने खोल दिए थे। हम तो ड्राइंग रूम में वो देखने गए थे कि क्या चीज़ गिरी, लेकिन आए किचन में तो वहाँ हमें ये क्या मिला देखने को हमें नहीं पता। फ़िलहाल ऐसे छोटे मोटे वाक़यात कुछ ज़्यादा होने लगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिदैन ने फ़ैसला किया कि हम ये घर छोड़ देंगे, इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा खौफनाक हो। हमने अब ये घर छोड़ दिया और अब ऐसे वाक़यात नहीं होते हमारे साथ। खैर, ये था मेरे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।